समंदरी तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत में इजाफा, कराची से तकरीबन 522 किलोमीटर की दूरी पर। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा। कल से 17 जून के दौरान सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में तेज हवाओं और तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची, सजावल, बदीन और ठट्ठा में बारिशों से सैलाब का खतरा। समंदरी तूफान के पेश नजर साहिली इलाकों में पाक फौज के दस्ते तैनात। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर हाई अलर्ट। साहिली शहरों से लोगों का इनखला जारी। केटी बंदर, शहीद फाजिल राहू, बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 6800 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कराची के कोर कमांडर की रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस। डीजी रेंजर्स सिंध और जीओसी हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान की शिरकत। समंदरी तूफान से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने के लिए इक़दामात का जायजा। अवाम को किसी भी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे, कोर कमांडर कराची। बिपरजॉय की वजह LNG के जहाजों को बंदरगाह पर पहुंचने में मुश्किलात है। तेज हवाओं और तूफान से साहिली इलाकों में ट्रांसमिशन लाइन्स मुतासिर हो सकती हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम को बैनुल-अक़वामी तरीकों के मुताबिक करना होगा। मुस्तकबिल में सस्ती बिजली की पैदावार के लिए कोयला कारगर साबित हो सकता है। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का तकरीब से खिताब। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वफाकी और सूबाई हुकूमतों और सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आबी रेलों की निकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू लाइन शामिल। पंजाब में 46 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त। दिगराव वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा ज़राअत और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। काश्तकारों को यूरिया खाद की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कपास के काश्तकार के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रैली। पाकिस्तानियों का आईफल टावर के सामने पाकिस्तान के से इज़हार यकजहती के लिए इज्तिमा। पाकिस्तान को सियासी मफाद से बालातर रखना चाहिए, मुकर्ररीन। भारत में मजहबी तकसीम की गहरी दरार। मोदी ने इक़्तिदार की खातिर हिंदू अक्सरियत को अक़लियतों के सामने ला खड़ा किया। CSDS के हालिया सर्वे ने भारत में बढ़ती हिंदू मुस्लिम नफरत का भाना फोड़ दिया। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदू नवाज पॉलिसीज और मुस्लिम कुश इक़दामात की बदौलत मजहबी तकसीम मजीद गहरी हो चुकी है। ईरान ने मुख्तलिफ जराइम में कैद 100 से ज्यादा अफगान शहरियों को रिहा कर दिया। अफगान वजारत ख़ारजा के मुताबिक इन कैदियों की रिहाई दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के तहत अमल में लाई गई है। कल मजीद 250 से जायद कैदी हरात में अफगान हुकाम के हवाले किए जाएंगे। नेटो की जर्मनी में सबसे बड़ी फजाई मशकें। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के पस मंजर में ये मशकें नेटो के रुकन मुल्कों और उनके इत्तेहादियों के दरमियान इत्तेहाद का मजहर। एयर डिफेंडर नामी मशकों में 25 मुल्कों के 250 जंगी तैयारे और 10,000 फौजी शरीक। वस्ती यूक्रेन के शहर करियोई पर रूसी मिसाइल हमले, 3 अफराद हलाक, 13 जख्मी। रूस के कीव के अलावा मुल्क के दूसरे इलाकों में भी फजाई हमले। यूक्रेन के अस्करी हुक्काम का हमले नाकाम बनाने का दावा। समंदरी तूफान ने भारत में पहले ही अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए। मुंबई से केराला के साहिल तक समंदर में तूफानी लहरें। रेलवे ने 15 जून तक मजमूई तौर पर 95 ट्रेनें मनसूख कर दी। मुंबई में साहिल पर जाने वाले 2 नौजवान हलाक और 2 लापता। हांगकांग में इमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप, पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। अपने इफ्तिताही मैच में नेपाल को 9 रन से मात दी। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के 87 रन के जवाब में नेपाल की टीम 6 विकेटों पर 78 रन बना सकी। कौमी खवातीन टीम अपना दूसरा मैच 15 जून को मेजबान हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक गेम्स इवेंट 17 से 25 जून तक जारी रहेगा। 190 ममालिक से 7,000 एथलीट्स 26 मुख्तलिफ खेलों में मेडल्स हासिल करने के लिए मुकाबला करेंगे। 87 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी स्पेशल ओलंपिक्स टीम बर्लिन पहुंच गई। कौमी एथलीट्स 11 खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। दुनिया के गिर्द समंदरी रास्ते के जरिए चक्कर लगाने का मुकाबला, दी ओशन रेस। अमेरिका की रेसिंग टीम 11th आवर की मुसलसल तीसरी कामयाबी।
रेस का डेनमार्क में आरह से हेक नेदरलैंड्स तक 800 नॉटिकल माइल्स पर मुश्तमिल छठा मरहला जीत लिया। स्विस टीम होलेसन 12 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर, जर्मनी की टीम मलेशिया ने पोडियम मुकम्मल किया। 11th आवर लीडर्स बोर्ड पर 33 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे शिमाल मशरकी बहीरा अरब पर इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान पेपरजॉय के हवाले से। आपको बताएंगे गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान मज़ीद शुमाल मगरिब की जानिब ये समुद्री तूफ़ान बढ़ चुका है और पहले से अब कमज़ोर हो गया है और इसका फासला कराची के जनूब से 470 किलोमीटर और ठट्टा से 460 किलोमीटर जनूब में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सतही हवाएं ज़्यादा से ज़्यादा 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और तूफान के इर्द गिर्द 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लहरों की ऊंचाई 30 फीट के साथ सिस्टम सेंटर के इर्द गिर्द समुद्री हालात गैर मामूली हैं। समुद्री तूफान बायपरजॉय के पेश नज़र सिंध की साहली पट्टी के शहरों से लोगों का इनखला रात भर जारी रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक बयान में कहा कि साहली इलाकों के बाशिंदे इंतजामिया से ताउन करें और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि केटी बंदर की 13,000 आबादी खतरे में है, जिसमें 3,000 अफराद को रातों रात महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। घोड़ाबाड़ी की 5,000 आबादी में से 100, शहील फाजिल राहू की 4,000 आबादी में से 3,000, बदीन की 2,500 आबादी में से 540 अफराद, शाहबंदर की 5,000 आबादी में से 90, जाती की 10,000 आबादी में से 100, खारोछान से 6 लोग रात भर में मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अभी तक 40,000 में से 6,836 लोग मुंतकिल हो चुके हैं। लोगों की मुंतकली का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। ठट्टा, बदीन और सजावल के लोगों को भी इंतजामिया मुंतकिल करती रहेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, ताहम उनकी महफूज मकाम पर मुंतकली ज़रूरी है। नाज़रीन, इस अहम सूरत हाल के हवाले से कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। आपको बताएं कि ये समंदरी तूफ़ान जिसके पेश नज़र सिंध के साहिली पट्टी के शहरों से लोगों का इनखला रात भर जारी रहा है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक बयान में इस हवाले से ये कहा है कि साहिली इलाकों के बाशिंदे इंतजामिया से ताउन करें और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि केटी बंदर की 13,000 की आबादी है जो कि ख़तरे में है और जिसमें से अब तक 3,000 अफराद को रातों रात महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। अगर दीगर इलाकों की बात की जाए तो उनमें घोड़ाबाड़ी, शहीद फाजिल राहू और इसके साथ साथ बदीन की आबादी भी उन लोगों में शामिल है जिनको इस तूफ़ान से ख़तरा है। और इन इलाकों में से अगर बात की जाए तो अब तक घोड़ाबाड़ी से 100, शहीद फाजिल राहू से तकरीबन 3,000 और बदीन से तकरीबन 540 अफराद को महफूज मकामान पर मुंतकिल किया गया है। और इसके साथ साथ जो शाहबंदर का इलाका है, जाती का इलाका है, खारोछान का इलाका है, उसमें से भी 90 एक आबादी में से, जबकि दूसरी जगह से 100 और खारोछान के इलाके से 6 लोग जो हैं उनको रात भर में मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, समंदरी तूफ़ान अपनी शिदत बरकरार रखे हुए है और इसका फासला कराची के जनूब से 470 किलोमीटर और ठट्टा से 460 किलोमीटर जनूब में है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने कराची में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से राबता किया। हमसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बहुत नाजुक सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? कराची के लिए आइंदा 24 घंटे कैसे होंगे? जी देखिए, तूफ़ान कराची के जनूब में मौजूद है। समुद्री तूफ़ान, उसकी शिद्दत में गुज़श्ता रात से कुछ कमी आई है। यानी पहले वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था, तो अब वेरी सीवियर है। तो कुछ एक तरह से एक स्टेज नीचे आया है अपनी जो उसकी शिद्दत थी। अभी उसका फासला 460 किलोमीटर है कराची से और शुमाल की जानिब भी उसका ट्रैक है और कल के बाद फिर शुमाल मशरक़ की जानिब उसका ट्रैक हो जाएगा। तो शुमाल मशरक़ की तरफ ट्रैक होने की वजह से कराची को एज सच कोई डायरेक्ट हिट करने का ख़तरा नहीं है। अलबत्ता जैसे कराची में गर्द आलूद तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो कल भी इसी तरह से तेज़ हवाएं चलेंगी और फिर थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। कल भी, परसों भी। कल तो इतनी स्कैटर्ड सी होगी, लेकिन 15 और 16 को थोड़ी तेज़ बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी। उधर के जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ ईस्ट सिंध के, ठट्ठा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास और थरपारकर और उमरकोट, उन 5-6 अजला में तेज़ आंधी और तेज़ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है।
ظاہر ہے साइक्लोन गुजरेगा जो केटी हमारे यहाँ जो साहिली पट्टी है केटी बंदर ठट्ठा के जनूब में केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान से किसी जगह से, तो उसके इर्द गिर्द का एरिया ज़्यादा मुतासर होगा। उसमें 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं कि बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, तूफ़ानी किस्म की आंधी, फिर बारिश बहुत मुसलसल होती है जब तक कि साइक्लोन पूरा के पूरा आगे नहीं निकल जाता या डिसिपेट नहीं हो जाता। तो उसमें 13 से लेकर यानी आज तो इतनी बारिश आज भी किसी किसी जगह पर हो सकती है, लेकिन कल के बाद 14 से लेकर 17 तक एटलीस्ट मुसलसल ही बारिश एक तरह से चलेगी और खासी तेज़ बारिश होगी उन अजला में। और तीसरा बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जिस साहिली पट्टी से टकराता है वहाँ पर लहरों की ऊंचाई काफ़ी होती है, तो 3 मीटर 3.5 मीटर वहाँ पर लहर उठ सकती है केटी बंदर के आसपास। तो वो फिर जो नशेबी इलाके होते हैं वहाँ पे पानी अंदर आने का खदशा होता है, समंदर का पानी, और वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो ये है सूरत हाल इसकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट थे आप। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि समुद्री तूफान बायपर जो है कराची के जुनूब में 470 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त मौजूद है। ये तूफ़ान पाकिस्तान के किन इलाकों को मुतासर कर सकता है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमारे लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सुहेल जमाली, बताइएगा इस वक्त मज़ीद क्या सूरत हाल है आपके पास? जी, मैं कराची के साहिल समंदर सी व्यू पर मौजूद हूँ और इस वक्त कराची के जुनूब में 470 किलोमीटर के फासले पर ये तूफ़ान बायपर जो है मौजूद है। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले तक की ये सूरत हाल है और ठट्टा के साहिलों से तकरीबन 460 किलोमीटर के फासले पर है। तूफ़ान के वस्त में तकरीबन 170 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जबकि तूफ़ान के अतराफ़ में 120 से 130 किलोमीटर की हवाएँ हैं। कल दोपहर के बाद से कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, उमरकोट, टंडवाला यार, मीरपुर ख़ास और बदीन के इलाकों में बारिश मुतवक्को है और कराची में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इलाकों में दफ़ा 144 का निफाज किया जा चुका है। साहिली इलाकों में लोगों को नहीं आने दिया जा रहा। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के अहलकार यहाँ मौजूद हैं। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र तो ज़ाहिर है कि ज़िला इंतज़ामिया, सूबा इंतज़ामिया, PDMA और NDMA भी ज़ाहिर है एक पेज पर है और आपस में रवाबित से जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुमकिन तूफ़ान के नतीजे में इंसानी जानों के अतलाफ़ और माल को और किस तरह जो है महफूज किया जा सकता है, कोई अतलाफ़ ना हो। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कल दोपहर में ठट्टा, बदीन, जाती और दूसरे इलाकों का शाह बंदर और केटी बंदर का दौरा किया। वहाँ उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया, रेंजर्स के हुक्काम, पाक फ़ौज और दूसरे ज़िले हुक्काम से मुलाकातें की हैं, उनके साथ आला सतह इजलास किए हैं और इस वक्त भी वज़ीर आला हाउस में मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है और इस हवाले से हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल जमाली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि पाक फ़ौज की तरफ से हंगामी बुनियादों पर तमाम गैरिजन को समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र आवाम की भरपूर इमदाद और रेस्क्यू के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। समुद्री तूफान के पेश नज़र तमाम साहिली पट्टियों से गैर महफूज आबादियों के इनखला में सिविल इंतजामिया की जानिब से पाक फ़ौज के ताज़ा दम दस्ते हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट से रवाना हो चुके हैं। मजमूई तौर पर ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों से तकरीबन 90,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाना है। पाक फौज ने तमाम वसाइल को बुरे कर लाते हुए कराची कोर के तमाम गैरिजन्स को हर तरह की इमदादी सरगर्मियों और मुतासरा अफराद के लिए बेहतरीन इंतजामात के लिए तैयार कर लिया है। कराची में 40 से ज़्यादा इमारात की खतरात के पेश नज़र फौरी तौर पर इनखला के लिए शिनाख्त कर ली गई है। हर तरह के नुकसानात की रोकथाम और आवाम की भरपूर इमदाद के लिए पाक फौज सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा करेगी। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र शाहबंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा किया और सरहदी सेक्टर्स कमांडर्स और विंग कमांडर्स के खुसूसी इजलास की सदारत की। DG रेंजर्स सिंध ने समुद्री पट्टी से मुतसिल आबादियों से शहरियों के महफूज इनखला में सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की मदद के लिए हिदायत जारी की। DG रेंजर्स सिंध ने इलाका सेक्टर कमांडर्स को शहरियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप और इमदादी अशिया की मुनज़्ज़म तरसील के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत भी जारी की। नाज़रीन, कोर कमांडर कराची की सदारत में रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में DG रेंजर्स सिंध और GOC हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की और कोर कमांडर कराची को मुकम्मल ब्रीफिंग में बताया कि अब तक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। कोर कमांडर ने बर वक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए समुद्री तूफान के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कर लाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत अवाम को अकेला न छोड़ा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पिसिंजो की सदारत में बायपरजॉय तूफान से मुतालिक इक़दामात पर कोयटा में जायजा इजलास हुआ। DG PDMA ने तूफान से मुमकिन सूरत हाल और रेस्क्यू इस्तेदाद पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने
वेदर अलर्ट्स और नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी रिपोर्ट्स पर एक्शन लेते हुए अस्पतालों में इमरजेंसी और मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए। गवादर में PDMA, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों ने मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम कर लिया है। हब में मुमकिन सूरत हाल में FC54 विंग क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर अलर्ट रहेगा। तूफान के पेश नज़र गवादर, पसनी और माड़ा समेत जियोनी, हब और गडानी में दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। गवादर पोर्ट ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करके गहरे समंदर से माहीगीर कश्तियों को जेटी तक मुंतकिल कर दिया। साइक्लोन के पेश नज़र माहीगीरी और पिकनिक के लिए भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की खुसूसी हिदायत पर बलूचिस्तान के साहिली अजला, लसपेला, हब, गवादर और इस समेत दीगर इलाकों में PDMA बलूचिस्तान ने हिफाजती इक़दाम को हतमी शक्ल दे दी है। सूबाई वज़ीर दाखिला और PDMA बलूचिस्तान मीर ज़ियालांगू ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि फ़िलहाल समुद्री तूफान का कुछ फैलाव ज़िला लसपेला और हब के साहिली इलाकों को मुतासिर कर सकता है। ताहम बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर माहीगीरों को आइंदा कुछ रोज़ तक समंदर में जाने से रोक दिया गया है। इन असला में दफ़ा 144 की नफाज के साथ अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करके मुश्तरका कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, नौजवानों का मुस्तकबिल संवारना हमेशा की तरह मेरी अव्वलीन तरजीह है। IT ज़राअत सनत में कारोबार के आगाज़ से नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की के मामार बनाना है। मुल्क के नौजवानों को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि सनत, ज़राअत, IT, तवानाई के शोबों में तेज़ी से तरक्की और माशी इस्तेहकाम का बजट है। नौजवानों को रोज़गार मांगने वाले के बजाय रोज़गार देने वाला कारोबारी बनाने के मौक़े शामिल हैं। उनका कहना था कि बजट 2023-24 नौजवानों की तरक्की, कारोबार और रोज़गार का तारीखी बजट है। मायूसियों को मिटाना, मुल्क कौम की तामीर, तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप और छोटे और रियायती कर्ज दे रहे हैं। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए बजट में IT कारोबार में टैक्स की छूट दी है। 2000 अरब रुपए से ज़ायद किसान पैकेज से ज़राअत और किसान की बेहतरी का सफ़र मज़ीद तेज़ होगा। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 के ज़रिए ज़रई शोबे के लिए मराद जारी रखेंगे। इन इक़दामात से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। नौजवानों को ज़रई तरक्की में हिस्सेदार बना रहे हैं। किसानों, नौजवानों को ज़रई और कारोबारी कर्जा जात से किसान, नौजवान और पाकिस्तान खुशहाल होंगे। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि मुल्क में बिजली के ज़्यादातर मनसूबे मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बने। हुकूमत डिजिटल पाकिस्तान के विजन को मौसर तरीके से अमली जामा पहनाने की ख्वाहिशमंद है। इस्लामाबाद में मुनाकिदा बैनुल-अक़वामी तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के बायस दुनिया की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हुई और महंगाई में इजाफा हुआ। बिजली के तरसीली निज़ाम को बैनुल-अक़वामी तरीकों के मुताबिक करना होगा। उन्होंने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात दो हमसाया ममालिक के माबैन आम दोस्ती से बढ़कर हैं। चीन ने पाकिस्तान में तवानाई जैसे मंसूबों में हमेशा से कलीदी किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमें बिजली बनाने के लिए अपने वसाइल का इस्तेमाल करना होगा। रूसी खाम तेल से लदे जहाज प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकिली का अमल जारी है। तेल पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको इस अहम खबर के हवाले से एक बार फिर से आगाह करते चलें। रूसी खाम तेल से लदे हुए जहाज़ प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकली का अमल जारी है। तेल पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, इस अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रूस से खाम तेल का जो जहाज़ है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। रूसी खाम तेल से लदे जहाज़ प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकली का अमल इस वक्त जारी है और ये तेल पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जा रहा है। रूस से खाम तेल का जहाज पाकिस्तान पहुंच चुका है। जहाज प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकिली का अमल जारी है और ये तेल पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बताएंगे, रूसी खाम तेल से लदे जहाज प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकिली का अमल इस वक्त जारी है और ये तेल पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जा रहा है। रूस से खाम तेल से भरा हुआ ये जहाज़ जिसका नाम प्योर पॉइंट है, इससे तेल की मुंतकिली का अमल जारी है और ये तेल डायरेक्ट पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स में मुंतकिल किया जा रहा है। रवां हफ्ते में मजीद 50,000 मैट्रिक टन खाम तेल की आमद भी मुतवक्के है। रूसी खाम तेल से लदे जहाज़
से इस वक्त तेल की मुंतकिली का अमल जारी है। पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स में डायरेक्ट ये तेल मुंतकिल किया जा रहा है। रूस से रवां हफ्ते में मजीद 50,000 टन भी तेल मिलना मुतवक्के है। रूसी खाम तेल से लदे जहाज प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकिली का अमल इस वक्त जारी है और ये तेल पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से, जो इस वक्त कराची पोर्ट पर ही मौजूद हैं। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम KPT के ऑयल पियर 2 पे मौजूद है, जहां से ये आप मेरे अकब में जहाज़ देख सकते हैं, बहरी जहाज़ प्योर पॉइंट, जिसमें रशियन क्रूड ऑयल मौजूद है। इसमें 45,000 मेट्रिक टन ऑयल मौजूद था। इसमें अब तक तकरीबन 60 से 70% ऑयल को जो है एक्सट्रैक्ट करके पाइप्स के ज़रिए यहाँ पे जो करीब में ही टैंक्स हैं पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के, वहाँ मुंतकिल किया जा चुका है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के जो टैंक्स है, वहाँ से दूसरे पाइप्स जो हैं इस ऑयल को कैरी करके रिफाइनरी पर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे इस तेल को पहले थोड़ा सा टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाएगा, जिसके बाद तकरीबन ये जो रिफाइनरी का जो प्रोसेस है, ये तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम ये जो शिप से ऑयल एक्सट्रैक्शन का अमल है, वो आज रात या फिर कल सुबह तक मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो हम पहले ऑयल इंपोर्ट करते रहे हैं सऊदीया से, वो लाइट क्रूड ऑयल कहलाया जाता था, और ये जो रशिया से हमने ऑयल परचेज़ किया है, ये हार्ड क्रूड ऑयल कहलाया जाता है। तो अब हमने ये देखना है कि रिफाइनरी में इसकी जो कन्वर्जन है वो किस हद तक मुनाफिक जो है बेहतर आती है, क्योंकि इसकी बेहतरी के बाद ही जो है वजारत पेट्रोलियम के ज़राए बताते हैं कि मज़ीद ऑयल के जो है ऑर्डर्स किए जाएंगे रशिया से। इस ऑयल को जब मार्केट में लेके जाया जाएगा तो तकरीबन मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होंगी, और इस रिडक्शन का जो बराह रास्त फ़ायदा है वो आवाम को हासिल होगा। मौजूदा हुकूमत ने इस आवाम से जो वादा किया था कि रशिया से सस्ता ऑयल ख़रीद कर आवाम को पास ऑन करेंगे, ताकि ये जो एनर्जी का जो मैटर है उस पर सस्ते से सस्ता किया जाए, ताकि आवाम के ऊपर जो बर्डन है उसे ईज़ ऑफ किया जाए। तो उन्होंने अपना एक और वादा मुकम्मल किया है। 3 से 4 दिनों में एक और जहाज़ यहाँ पे आएगा, तकरीबन उसमें 50,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल मौजूद होगा। वो भी इसी जगह पे आके जो है एंकर करेगा, और यहाँ से फिर अगेन इसी तरीके से पाइप्स के ज़रिए उसमें से भी तेल जो है वो रिफाइनरी तक मुंतकिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास नकवी आपका। नाज़रीन, रूसी खाम तेल से लदे जहाज़ प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकिली का अमल जारी है। इस वक्त आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का शहर अकायद के लिए एक और कामयाब संग मील है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आबी रेलों की निकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट्स प्लान शामिल है, और ये मनसूबा विफाकी और सूबाई हुकूमतों और सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन नज़ीर है। ये मनसूबा मुकम्मल होने से कराची के शहरियों को बुनियादी शहरी सहूलियात मुयसर होंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध के इश्तराक से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया था। कराची के लिए मेगा मनसूबों में से एक मनसूबा NDMA के लिए मुख्तस किया गया था। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मनसूबे तकरीबन 30 जून 2025 तक मुकम्मल होने का इम्कान है। के उन्वान से छाप रखा था, और उसके नतीजे में पाकिस्तान अमलन बैरूनी सरमायाकारी के लिए ड्राई कंट्री बन गया था। तो 2013 में हमने 3 ईज़ के ऊपर अपना मंशूर बनाया था। एनर्जी, टू फिक्स एनर्जी प्रॉब्लम, 2 एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म का ख़ात्मा, और 3 इकनॉमिक रिवाइवल कि मईशत का पहिया दोबारा चालू करेंगे। और उस वक्त ये एक बहुत नामुमकिन अहदाफ लगते थे, चूँकि पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली की कमी थी। हमने 67 सालों में 67 ईयर्स में तकरीबन 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की। तो जब it took us 67 years to produce 18,000 megawatts, adding an additional capacity of 11,000 in just 4 years was not an easy task. लेकिन हमने इस चैलेंज को कबूल किया, और 4 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 मेगावाट नई कैपेसिटी ऐड करके 2018 तक ज़ीरो लोड शेडिंग पे पाकिस्तान को ला खड़ा किया। इसी तरह दहशत गर्दी की वो लहर जो पिछले कई सालों से हमें लपेट में लिए हुई थी, वफाकी हुकूमत ने
مسلح افواج کو اور سیکیورٹی کے اداروں سے کہا کہ آپ کو جتنے وسائل چاہیے ہم آپ کو فراہم کریں گے، لیکن ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے امریکہ یا کسی اور کے لیے نہیں، اپنی قوم کو امن دینے کے لیے۔ اور تقریباً 500 ارب روپے مسلح افواج کو دیے گئے بجٹ سے فالتو، اور ان کی پشت کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک اتفاق رائے پیدا کر کے پوری قوم کو کھڑا کیا۔ انہوں نے بھی لازوال قربانیاں دیں، بہادری سے دہشت گردی کی جنگ لڑی، اور وہ پاکستانی ریاست جس میں دہشت گردوں نے 2013 تک ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا، 2018 میں پاکستانی ریاست نے دہشت گردوں کو آگے لگا کے ان کا خاتمہ کر دیا تھا، اور ایک امن ملک کے اندر بحال ہوا۔ 2013 میں کراچی کے اندر یہ صورتحال تھی کہ کوئی شخص گھر سے نکلتا تھا صبح کام کے لیے تو اس کے اہل خانہ مصلے پر بیٹھ کے دعا کرتے تھے کہ ہمارا بھائی، بیٹا، شوہر خیریت سے شام کو گھر آ جائے۔ تو اس کراچی شہر کی بھی رونقیں بحال ہو گئیں، اور لوگ آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ شام کو شہر کی روشنیاں دیکھنے، کلفٹن کے ساحل کی سیر کرنے جانے لگے، اور وہاں سے خوف کے سائے مٹا دیے گئے۔ وہی پاکستان جس میں کوئی سرمایہ کار رخ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سی پیک کے نتیجے میں وہاں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک سرمایہ کاری کی ڈیسٹینیشن بنا کر پیش کیا۔ وہی ملک جسے موسٹ ڈینجرس کنٹری اینڈ سیف ہیون فار ٹیررسٹ قرار دیا جاتا تھا، اسی ملک کو دنیا سیف ہیون فار بلینز آف ڈالرز آف چائنیز انویسٹمنٹ کہنے پہ مجبور ہوئی۔ اور حالات یہاں پر آ گئے کہ 2017 اور 18 میں میرے پاس امریکہ کے سفیر، برطانیہ، جاپان، جرمنی، فرانس، ان سب ممالک کے سفراء آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسلنسی ٹیل اس ویئر کین آر کمپنیز جوائن سی پیک پروجیکٹس، ہم سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز میں کس طرح اپنے ملکوں کی کمپنیوں کے لیے جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ سو پوری دنیا پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ کے مرکز کے طور پہ دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ چند ججز نے اور چند جنرلز نے مل کر ایک سازش کی، اور اس وقت کے وزیر اعظم کو ایک ایسے کیس میں نااہل کیا گیا کہ جس کو آج خود سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ایک لطیفہ قرار دیا جانا چاہیے کہ آپ ایک وزیر اعظم کو اس کے خلاف کیس بناتے ہیں پاناما کا، اس میں کچھ ملتا نہیں تو اس بنیاد پہ نااہل کر دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے آپ 10,000 درہم جو تنخواہ لے سکتے تھے آپ نے لی نہیں ہے، اور وہ آپ کے اثاثے میں نہیں، لہذا آپ نااہل ہیں، جو کہ ایک آئین اور قانون کی دنیا میں ایک لطیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کو ایک سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا گیا، اور وہی لوگ جو سازش کرنا چاہتے تھے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ڈیلوژنل ریالٹی کی طرف قوم کو دھکیلا۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا ہتھیار ڈیجیٹل میڈیا ہے، جس کو آپ کبھی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آگمنٹڈ ریالٹی، وہ آگمنٹڈ ریالٹی نہیں ہے، وہ آپ ایک نیا میٹاورس جب کریٹ کرتے ہیں تو ایک نئی دنیا بساتے ہیں، اور اس کی ڈیزائننگ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جہاں یہ آئی ٹی کے اور ڈیجیٹل انقلاب کے ٹولز کو سیکھیں تو ہم اس چیز کو بھی
نظر انداز نہ کریں بلکہ پیش نظر رکھیں کہ اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں ہمیں کنٹرول کرنے کی رکابیں بھی آ جاتی ہیں۔ آپ جا کے نیٹ فلیکس پہ ایک فلم ہے کیمبرج اینالیٹیکا، اس کو ضرور دیکھیے۔ وہ آپ کو یہ بتلائے گی کہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اذہان کو متاثر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ان سے بیہیویئر جو چاہتے ہیں وہ لیا جاتا ہے، اور لوگوں کے بیہیویئرز کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ایک ڈیلوژنل ریالٹی کریٹ کر کے ایک چور ڈاکو کی فلم چلا کے اس حکومت کو کہ جس نے پاکستان کی تاریخ میں تاریخی ترقی کے منصوبے مکمل کیے تھے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کسی حکومت نے 11,000 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی تھی، پاکستان کے کسی دور میں کسی حکومت نے 2,000 کلومیٹر کی موٹر ویز نہیں بچھائی تھی، پاکستان کی کسی حکومت نے آج تک 4 سالوں کے اندر 29 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری ملک کے منصوبوں میں ہارنس نہیں کی تھی۔ وہ حکومت جس نے وہ تاریخی کامیابیاں حاصل کیں ڈیولپمنٹ کے لیے، جس کے دور میں ہائیسٹ ایور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے پاکستان کی یونیورسٹیز میں انویسٹمنٹس کی گئیں، جس کا ایک منہ بولتا ثبوت آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پشین میں جا کے، نوشکی میں جا کے، وڈ میں جا کے، خزدار میں جا کے، گوادر میں جا کے یونیورسٹی کیمپسز کا افتتاح کیا، چونکہ ہمارا ویژن تھا کہ ہم پاکستان کے ہر نوجوان کو، چاہے وہ کہیں بستا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اگر وہ اعلیٰ تعلیم ڈیزرو کرتا ہے اور اس کا خواب ہے تو اس کی دسترس میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا مختلف بیکورڈ ایریاز کے اندر کیمپسز کو کھولا گیا، جس میں آج ہزاروں لاکھوں نوجوان تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اس سب کارناموں کو اس ڈیلوژنل سوشل میڈیا کی ریالٹی سے دھندلا کے قوم کے اندر ذہنی انتشار پیدا کیا گیا، قوم کو کنفیوز کیا گیا، قوم کو پولرائز کیا گیا، نوجوانوں کو نفرت کا درس دیا گیا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بسا اوقات میں لنکڈ ان پہ نہایت ہی کسی کا غلیظ جملہ پڑھتا ہوں کہ جو لنکڈ ان از ناٹ فیس بک، از ناٹ ٹویٹر، اٹ از اے ویری پروفیشنل فورم۔ تو جب آپ اس پہ پڑھتے ہیں کسی کی نہایت ہی گھٹیا زبان تنقیدی، تو پھر تجسس ہوتا ہے کہ یہ لنکڈ ان پہ اس قسم کی تھڑے کی زبان کون استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کی پروفائل دیکھیں تو پتہ لگتا ہے PhD اسٹوڈنٹ آف نینو ٹیکنالوجی، تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی تربیت کی گئی ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ یہ کاز میرے لیے بڑی پرسنل ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ایک نوجوان نے میری جان لینے کی کوشش کی، اور اس کی گولی آج بھی میرے جسم کے اندر موجود ہے، جو مجھے ہر روز یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ پستول کی گولی نہیں تھی، وہ ذہن کی نفرت کی گولی تھی جو ایک پستول سے نکلی تھی۔ جب آپ کسی کے ذہن کو نفرت سے بھر دیتے ہیں تو پھر وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت کیوں کر دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا، جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی طاقت دی، اس کے دماغ میں شعور عطا کیا کہ جو اس کو اس علم کے ساتھ فیصلہ کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ یہ فیصلے کی آزادی کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ برین تو سب کے پاس ہے، اگر آپ ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں
تو وہاں پر برین مسالے کی ڈش آپ کو ملتی ہے جو بکرے کی کھوپڑی سے نکلتا ہے. تو دماغ تو بکرے کے پاس بھی ہے, ہر جانور کے پاس ہے, لیکن سوائے انسان کے کسی اور مخلوق کے دماغ میں وجدان اور شعور کی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہے. یہ جو وجدان اور شعور کی طاقت ہے یہ تبھی کام کرتی ہے کہ جب اس کمپیوٹر کو نفرت اور تعصب کے وائرس سے پاک رکھا جائے. جب اس کمپیوٹر میں ہیٹ اور پریجوڈس کے وائرس داخل ہو جاتے ہیں تو یہ دماغ بھی کمپیوٹر کی طرح میل فنکشن کرنے لگ جاتا ہے. جیسے کہ کمپیوٹر میں اگر اس کے سافٹ ویئر میں وائرس یا بگ آ جائے تو وہ پھر صحیح طرح کام نہیں کرتا. مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور میں کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور ملک میں امن بحال کیا. سی پی کے تحت پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی. مسلم لیگ نون نے اپنے سابقہ دور میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا. گورنر عبدالولی کاکڑ نے آرٹیکل 109A کے تحت اجلاس طلب کر لیا ہے. یہ بجٹ شام 4 بجے پیش کیا جائے گا جبکہ بجٹ سیشن 24 جون تک جاری رہے گا. ناظرین، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرف سے لاہور میں تاریخی جناح ہاؤس کے دورے کا سلسلہ جاری ہے. تفصیل بتائیں گے معظم الدین. 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ عوام کی طرف سے مذمت اور غم و غصے کا سلسلہ جاری ہے. شعبے سے وابستہ شخصیات نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور شرپسندوں کی جانب سے نظر آتش کیے جانے والے جناح ہاؤس کی بلڈنگ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا. پاکستان میں یہ 9 تاریخ کو ہوا ہے، یہ بہت ظلم ہوا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم سب کا گھر ہے. اس موقع پر فنکاروں نے اپنے منفرد انداز میں بانی پاکستان اور شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا. ناقابل تسخیر ہیں اقبال کے اور قائد کے، اقبال کے اور قائد کے، ہر خواب کی تعبیر ہے. ہم پاکستان خوشحال رہے گا، دنیا کو بدلائیں گے. تن پاگل پیڑ پراواں دے جنوں گودیاں ویر کھڑائے نے. تمام فنکاروں نے مطالبہ کیا کہ ذاتی پسند اور ناپسند سے نکل کر ملکی و قومی مفاد کی خاطر اجتماعیت کی طرف آئیں اور اس ملک کے امن و امان کو برباد کرنے والوں کو قرار واقع سزا دی جائے. معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وطن عزیز پر قربان ہونے والے شہداء کے لواحقین نے سانحہ 9 مئی کے دلسوز واقعات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی. 9 مئی کے سانحے پر افسوس ہے. عامر نے اپنے ملک اور قوم کے لیے جان دی. بے شک ایک نڈر انسان تھا جس نے اپنی ساری عمر اپنے وطن کے لیے اس نے قربان کی اور بہت پیار سے اس کو اپنا جو تھا لفظ پاکستان وہ بولا کرتے تھے. پاکستان ہم سب اس پر قربان ہیں. 9 مئی کو ایک حملہ ہوا، صرف تنصیبات پر حملہ نہیں تھا، وہ تمام شہداء کی فیملیز پر ایک حملہ تھا، وہ پاکستان پر ایک حملہ تھا. شدید مذمت کرتی ہوں میں اس بات کی. جب یہ حملہ ہوا تو میرے بچوں نے میرے سے سوال کیا کہ ماما کوئی دشمن ملک نے تو نہیں کیا، یہ تو ہمارے اپنے ہیں. آپ تو ہمیشہ یہی کہا کرتے ہیں کہ بابا نے پاکستان کے لیے جان دی، تو پاکستانیوں نے ہی بابا کے ساتھ ایسے کیا. شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی. اور 9 مئی کو جو ہوا سانحہ، اس پہ ہمیں دلی دکھ ہے کہ ہمارے شہید کو ان کو اس طرح سے نہیں بھولنا چاہیے تھا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، پر جو ہمارے شہید ہوئے ہیں وہ ہمیں کوئی لا کے نہیں دے سکتا. آپ شہداء پہ اور ان پہ تنقید نہ کیجیے. استحکام پاکستان کے حوالے سے فرانس میں ریلی نکالی گئی. پیرس میں منعقد کی ریلی میں تمام شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی. شرکاء پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایفل ٹاور کے سامنے جمع ہوئے اور مقررین نے پاکستان کو سیاسی مفاد سے بالاتر رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا.
सिख रहनुमा और गुरु नानक प्रचार कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार हंसराज सिंह ने कहा है कि एहतजाज की आड़ में मुल्की इदारों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में पीटीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोई मुल्क दुश्मन ही कौमी इमलाक, हसास इमारतों और शहदा की यादगारों पर हमले कर सकता है। इन वाकयात में मुलव्विस तमाम अफराद को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी मुल्क का जो वफादार होगा अपने मुल्क की किसी भी बिल्डिंग को या किसी आर्मी पे या जिस तरह उन्होंने अटैक किया ना, वो बहुत गलत किया है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई दुश्मन ही कर सकता है। अपने मुल्क का जो अपने मुल्क का वफादार हो वो ये काम नहीं कर सकेगा। सजा तो होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए ऐसा वाक़या ना हो, क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हुई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाके समनाबाद में ज़ेर तामीर अंडरपास का दौरा करके मंसूबे के तमाम हिस्सों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि अंडरपास मंसूबा रवां साल सितंबर तक मुकम्मल होना था। एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि गुज़श्ता माह अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए मसरूफ थे, ताहम अब इदारों की तवज्जो जराइम पर काबू पाने की जानिब मरकूज है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में 3400 अफराद मुलव्विस थे, जिनमें तकरीबन 1200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदी ने हिंदुस्तान में मजहबी तकसीम की गहरी दरार डाल दी। बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदू नवाज पॉलिसियों और मुस्लिम कुश इक़दामात की बदौलत मजहबी तकसीम मजीद गहरी हो चुकी है। CSDS के सर्वे में किए गए सवालात के जवाबात में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। सर्वे के मुताबिक मोदी ने इक़्तिदार की खातिर हिंदू अक्सरियत को अक़लियतों के सामने ला खड़ा किया। सिर्फ 2% हिंदुओं के मुकाबले में 28% भारतीय मुसलमानों ने मोदी दौर में माशी हालात को ख़राब तरीन करार दिया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी की कारकर्दगी से 59% हिंदू मुतमईन, जबकि 57% मुस्लिम नाला हैं, और बीजेपी को वोट डालने के मामले पर 45% हिंदू जबकि सिर्फ 15% मुसलमानों की जानिब से मुस्बत जवाब दिया गया। CSDS सर्वे के मुताबिक मुसलमानों की अक्सरियत कांग्रेस जबकि हिंदू अक्सरियत बीजेपी को वोट डालने की ख्वाहिशमंद है। 50% हिंदू जबकि सिर्फ 15% मुसलमान मोदी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। 68% हिंदू मोदी को पसंद जबकि 70% मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा इलाके को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है, जिससे मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। KMS के मुताबिक भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्ते सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, जबकि गाड़ियों और मुसाफिरों की सख्त चेकिंग की जा रही है। भारत ने मकबूजा इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 300 इजाफी कंपनियों की तैनाती की भी मंजूरी दी है। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि हिंदुत्वा ग्रुप यात्रा में तोसी चाहते हैं ताकि मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं की मौजूदगी को जाहिर किया जा सके। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने ज़िला कुपवाड़ा में कश्मीरी ताजर सहूर अहमद वटाली की 3 गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली हैं। इससे कबल 31 मई को श्रीनगर में ज़हूर वटाली के घर को भी जब्त कर लिया गया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा देवेंद्र सिंह बहल, नरेंद्र सिंह खालिसा, शाहिद सलीम और मोहम्मद आकिब ने जम्मू में जारी अपने अलग अलग बयानात में कहा है कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर घरों पर छापों, महाजर और तलाशी की कार्रवाइयों से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत के मुतालबे से रोका नहीं जा सकता, जिसका वादा उनसे आलमी बरादरी ने कर रखा है। श्रीनगर के इलाके बमना में खवातीन समेत लोगों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जिला राजौरी में डंगरी के रहायशियों ने अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ जम्मू पूंछ हाईवे को ब्लॉक कर दिया। अभी आपको आगाह करेंगे, समुद्री तूफान बिपरजॉय अभी तक हिंदुस्तान के साहिल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इसने पहले ही अपनी खौफनाक शक्ल दिखाना शुरू कर दी है। मुंबई से केरला के साहिल तक समंदर में तूफानी लहरें उठ रही हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर भारतीय गुजरात में मुतवक्के है, जहां से लोगों को निकाला जा रहा है। तूफान को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने 15 जून तक मजमूई तौर पर 95 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। मुंबई में साहिल पर जाने वाले 2 नौजवान हलाक और 2 लापता हो गए। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक महमूद अब्बास चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिसमें मसला फ़लस्तीन समेत दीगर आलमी उमूर पर गुफ्तगू होगी। महमूद अब्बास को दौरा चीन की दावत सदर शी जिनपिंग ने दी थी। चीन ने अप्रैल में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात में मदद की पेशकश भी की थी। वस्ती यूक्रेन के शहर करियोई रेह पर रूस ने कई मिसाइल दागे हैं, जिससे एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत के अलावा कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मकामी हुकाम का कहना है कि हमले में 3 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। रूस ने गुज़श्ता रात दारुल हुकूमत कीव के अलावा मुल्क के दूसरे इलाकों पर भी फ़ज़ाई हमले किए हैं।
عسکری حکام نے بتایا کہ کیو پر ہونے والے فضائی حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب یوکرین نے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں 7 دیہات کو روسی قبضے سے آزاد کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو نے جرمنی میں سب سے بڑی فضائی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے مابین جنگ کے پس منظر میں یہ مشقیں نیٹو کے رکن ملکوں اور ان کے اتحادیوں کے درمیان اتحاد کا اظہار ہیں۔ ایئر ڈیفینڈر نامی مشقوں میں 25 ممالک کے 250 جنگی طیارے اور 10,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد بحران کی صورتحال میں فضائی افواج کی تیاری کا جائزہ لینے کے علاوہ ڈرون طیاروں اور میزائلوں کے حملوں کو روکنے کی مشق کرنا ہے۔ نیٹو کی تاریخ میں ہونے والی ان سب سے بڑی مشقوں میں جنگی طیارے 2000 سے زائد پروازیں کریں گے۔ اور ایران نے مختلف جرائم میں قید 100 سے زائد افغان شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق ان قیدیوں کی رہائی دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق طے پانے والے معاہدے کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ افغان قیدیوں کو صوبہ نمروز میں افغان ایران بارڈر پر افغان حکام کے حوالے کیا گیا۔ تہران میں افغان سفارت خانے کے حکام نے کہا کہ کل مزید 250 سے زائد قیدی صوبہ ہرات میں افغان حکام کے حوالے کیے جائیں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے جعلی بینک اکاؤنٹ سے منسلک آپ کو بتائیں کہ پنک ریزیڈنسی ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کراچی منتقل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ پنک ریزیڈنسی ریفرنس میں خواجہ عبدالغنی مجید سمیت دیگر ملزمان نامزد تھے۔ ریفرنس میں نامزد 6 ملزمان پبلک آفس ہولڈرز تھے۔ ملزمان کے خلاف مالی فوائد حاصل کرنے کے الزامات نہیں لگائے گئے۔ نیب قانون کے تحت ریفرنس احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ صوبے بھر میں 46 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کی فصل کاشت کر دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے محکمہ زراعت اور فیلڈ سٹاف کی کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ کاشتکاروں کو یوریا کھاد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے جائیں گے۔ اس حوالے سے فنڈز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے امپلیمنٹیشن مائنارٹی فورم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر ارنسٹ فہیم بھٹی کی قیادت میں وفد نے لاہور میں ملاقات کی۔ وفد نے گورنر پنجاب کو ترکیہ میں زلزلہ زدگان کے لیے ریلیف سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا ہے ترکیہ سمیت دوست ممالک نے آگے بڑھ کر مدد کی۔ تمام قوموں کی ذمہ داری ہے کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ زرعی شعبہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاقی بجٹ میں زرعی قرضوں کی حد کو 1800 ارب روپے سے بڑھا کر 2250 ارب روپے کرنے سمیت دیگر اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ اگلے مالی سال میں زرعی شعبے کی بہتری کی قابل عمل تجاویز کو وفاقی بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ 50,000 زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اقدام سے کسانوں کو ڈیزل اور پیٹرول کی مد میں اخراجات کا بوجھ کم ہوگا۔ ملک میں معیاری بیج کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی درآمد پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ ملکی معیشت جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے آگے پروان چڑھے گی۔ زرعی ٹیوبویل ہیں، کھاد ہے، اس کے علاوہ بیج ہیں، ان پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ریلیکسیشن فارمرز کے لیے دی ہے، تو یہ بڑا ہی خوش آئند اقدام ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ زرعی مشینری کی سستے داموں خرید کے لیے 5 ارب روپے کے رعایتی قرضوں کی فراہمی اور بڑے یونٹس کو 5 سال کے لیے ٹیکسز سے چھوٹ حاصل ہوگی۔ زمیندار کو تو یہی فائدہ ہے، بجلی میں کمی ہوگی تو بڑا اچھا پانی ملے گا تو پیسے کم لگیں گے اور اس کا خرچہ بھی کم ہوگا۔ زرعی ٹول پہ ٹیکس ختم کیے ہیں، اس میں زراعت میں بھی فائدہ ہوگا، کسان بھی خوشحال ہوگا۔ کسان کو بہت فائدہ ہوا ہے، بیجوں کے اوپر سے جو ٹیکس ہے وہ ختم کیا ہے، بیج سستا ہو جائے گا اس سے۔ درآمدی یوریا کھاد پر سبسڈی کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی شراکت سے چھوٹے کاشتکاروں کو کم مارکر پر 10 ارب روپے کے قرضوں کی فراہمی اس کے علاوہ ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کسان دوست بجٹ میں معیاری بیجوں کی درآمد پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکس کا خاتمہ، جبکہ 50,000 سے زائد زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے جیسے منصوبوں سے غذائی تحفظ کے عمل کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اب کچھ بات کریں گے حج کے حوالے سے۔ عازمین حج کے گمشدہ سامان کی بازیابی کے لیے پاکستانی حج مشن کے زیر اہتمام خصوصی شعبہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ رپورٹ کریں گے رانا فہیم اسلم۔ حج مشن کی جانب سے سامان کی گمشدگی اور بازیابی کا شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ شعبہ عازمین حج کا گم ہونے والا سامان تلاش کر کے ان کی رہائش گاہوں تک پہنچاتا ہے۔
मक्का मुकरमा में 370 बैग, व्हील चेयर, मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड्स और रकम आजमीन को उनकी रिहाइश गाहों पर पहुंचा की गई है। पाकिस्तान से जो रोड टू मक्का से हुज्जाज कराम आ रहे हैं, एक ही फ्लाइट में आते हैं, उनकी बिल्डिंग यहाँ मुख्तलिफ होती हैं, सेक्टर मुख्तलिफ होते हैं। जो ट्रक है जो सामान लेकर आ रहा होता है वो एक ही बिल्डिंग में सामान डाल देता है, तो लिहाजा उसको अलग-अलग करके उसको हम आधे घंटे के अंदर तमाम सामान उन हाजियों तक पहुँचा देते हैं। मक्का मुकरमा में कायम सेल में आजमीन अपना सामान पहचान कर भी ले जा रहे हैं। सेल अजीजिया की बिल्डिंग नंबर 705 में कायम किया गया है। हमारी टीमें जो है ना, जहाँ जहाँ बसें आती हैं या जहाँ ट्रक आते हैं तो वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। 3-3 बिल्डिंगों का सामान एक ट्रक में होता है, जिस पे तो नाम वगैरह लिखा होता है वो तो जल्दी डिलीवर हो जाता है, जिस पे कुछ लिखा नहीं होता उसको फिर हम थोड़ा ट्रेस करते हैं, कंप्यूटर से भी देखते हैं, तो फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। आजमीन की सहूलत के लिए एक नंबर 0567119736 भी फराम किया गया है ताकि वो अपने गुम होने वाले सामान के बारे में मालूमात फराम कर सके। आजमीन को चाहिए कि वो अपने सामान की हिफाजत के लिए उसके ऊपर अपना नाम और पासपोर्ट नंबर लिखें। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मक्का। उधर अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना ने तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए $3,50,000 की इमदाद दी है। ये इमदादी रकम ज़लज़ला मुतासिरीन की बहाली और उनके लिए मकानात की तामीर के लिए अतिया की गई है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान के हमरा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तान डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वफ़द ने वाशिंगटन DC में तुर्की के सफारतखाने का दौरा किया और अपना की जानिब से दिए गए अतिये का चेक तुर्क सफ़ीर को पेश किया। दरियाए सवात में कालाम के मकाम पर रिवर राफ्टिंग का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे इलाके में सयाहों की आमद में इजाफा होगा और कारोबार के मजीद मौके मिलेंगे। सूबाई वज़ीर मवासिलात व तामीरात मोहम्मद अली शाह ने डायरेक्टर जनरल अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिफ शहाब की हमरा स्वात में पहली बार रिवर राफ्टिंग का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल USDA आसिफ शहाब ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रिवर स्वात राफ्टिंग के लिए ज़रूरी साजो सामान, स्पेशलाइजर कैप्टन और आला मयार के बूट्स फराहम किए गए हैं। आज से जो काम शुरू हुआ है हमने उसमें और स्पीड लगा दिया है कि हमारा सीजन बिल्कुल मुतासिर ना हो, क्योंकि इन लोगों की सेहत के साथ साथ इनकी रोजी रोटी का भी मसला है और यहाँ जो लोकल लोग रहते हैं उनके आने जाने का भी मसला है। तो बहरैन की बाजार इंशाल्लाह पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी भी सयाहत की बहाली और तरक्की के साथ साथ इलाके के कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए ठोस इकदाम उठाएगी। ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये अल्लाह का शुक्र है कि ये इलाका बड़ा पीसफुल इलाका है, बड़े पुरअमन लोग हैं और सैर सेहत के एतबार से ये इलाका बहुत वसी इलाका है। इसके अंदर बड़े पॉइंट्स हैं। अपर स्वात अथॉरिटी बनी है, उसके बाद अगस्त में फ्लड आए हैं, हम जैसे ही मूव हो रहे थे उस पर रास्ते बंद हो गए, तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे विद इन 6 मंथ्स आप इसमें बहुत विजिबल चेंजेस देख लेंगे। डायरेक्टर जनरल आसिफ शहाब ने कहा कि कुदरती हुस्न को उजागर करने के साथ नए सयाहती मकामात को मुतारिफ कराने और खूबसूरत झीलों को ट्रैक बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रिफाही तंजीम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम फाउंडेशन ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 13,500 मुस्तहिक खानदानों में ईद पैकेज की तकसीम का आगाज कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के गवर्नमेंट अली अकबर आबान हाई स्कूल में मुत्तहिदा अरब अमारात की रिफाही तंजीम के ज़ेर तमाम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 13,500 खानदानों को ईद पैकेज की तकसीम का आगाज किया गया है। मुजफ्फराबाद और नवाही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 700 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में ईद पैकेज तकसीम किया गया। आज़ाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, बाग और पूंछ रावलाकोट में 5,200 मुस्तहिक खानदानों में ईद उल अज़हा से कबल ईद पैकेज तकसीम किया जाएगा। महकमा बहबूद आबादी मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर तमाम फैमिली प्लानिंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत आबादी में बेहंगम इजाफे की रोकथाम के लिए इस्लाही और इंतजामी इकदाम कर रही है। आबादी की शरह में कमी किए बगैर मुल्क तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर आबादी के मसले को हल ना किया गया तो 2030 तक पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, जुनूबी और मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी और जुनूबी बलोचिस्तान और ज़ेरी सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ
بارش اور چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ہے، جبکہ ملک کے میدانی اضلاع میں بعد از دوپہر آندھی چلنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، اور آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد میں 45، سبی میں 45، تربت میں بھی 45، دادو میں 45، جبکہ ڈی جی خان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔